इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद से। साबिक एमपी अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के खिलाफ सीबीआई ने जारी किया इनामी पोस्टर। सीबीआई कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। सीबीआई ने 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर किया है ऐलान। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद सीबीआई उमर को गिरफ्तार करने में रही नाकाम। सीबीआई ने उमर को मफरूर मुलजिम करार दिया। मोहम्मद उमर पर रंगदारी और मारपीट करने का है इल्ज़ाम। साबिक एमपी अतीक अहमद इस वक्त अहमदाबाद की जेल में है बंद। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त इलाहाबाद से बड़ी खबर आ रही है। साबिक एमपी अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के खिलाफ सीबीआई ने जारी किया इनामी पोस्टर। सीबीआई कोर्ट ने जारी किया है ये गैर जमानती वारंट। सीबीआई ने 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर भी किया है ऐलान। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद सीबीआई उमर को गिरफ्तार करने में रही नाकाम। सीबीआई ने उमर को मफरूर मुलजिम करार दिया। मोहम्मद उमर पर रंगदारी और मारपीट करने का है इल्ज़ाम। साबिक एमपी अतीक अहमद इस वक्त अहमदाबाद की जेल में है बंद। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे इलाहाबाद, जहां से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़े हैं। मुश्ताक, अतीक अहमद तो जेल में बंद है, बेटे पर भी मुसीबतें इस वक्त बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आजम, ये पूरा मामला ये है कि दिसंबर सन 2018 में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में रियल एस्टेट के कारोबारी मोहित अग्रवाल हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी और उन पर इल्जाम लगाया था अतीक अहमद पर और उनके बेटे उमर और अतीक अहमद के 2 साथियों पर, जिसमें जकी अहमद और मोहम्मद सरवर का भी नाम है। इन पर इल्जाम ये लगाया था कि जब वो जेल में मिलने गए थे देवरिया के, तो वो अतीक अहमद ने और इनके साथी और इनके बेटे मोहम्मद उमर ने इनको वहां जदोकोब किया, इनके साथ मारपीट की और 75 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की। तो ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से फिर होता हुआ, कई कोर्ट से गुजरता हुआ सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि जो कारोबारी मोहित अग्रवाल हैं उनकी मांग थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया सीबीआई जांच के लिए, तो पिछले साल इनके घर में छापामारी की गई थी। अतीक अहमद के जो इलाहाबाद में वाक़ जिनकी रिहाइशगाह है, दफातर हैं, वहां से सीबीआई ने कई कागजात बरामद किए। अतीक अहमद के जो रियल एस्टेट से मुतालिक जो कागजात थे वो बरामद किए। उनके बहनोई को गिरफ्तार किया और 1-2 लोग और थे जो पकड़ में नहीं आए। तो जाहिर है कि ये भी नामजद थे, मोहम्मद उमर, वो पकड़ में नहीं आए, वो फरार एक तरह से उनको माना जा रहा था। तो अब सीबीआई ने बाकायदा उनको उनके नाम पर 2 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया है और उनको मफरूर मुलजिम करार दिया है। तो जाहिर है मोहम्मद उमर जो है, उनके जो बेटे हैं अतीक अहमद के, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल है और ये एक तरह का सीबीआई का शिकंजा अतीक अहमद और उनके रिश्तेदारों के साथ साथ उनके बेटे मोहम्मद उमर पर भी ये शिकंजा कसता जा रहा है। बिल्कुल मुश्ताक, एक चीज और जानना चाहेंगे। जाहिर सी बात है सीबीआई ने पूरी कोशिश की लेकिन वो गिरफ्तार नहीं कर सके उमर को। अब उन्होंने पोस्टर जारी किया, 2 लाख का इनाम भी उस पर रखा है इन्होंने। तो क्या सीबीआई को उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे वो? देखिए, आमतौर से कानूनी तौर पे ये माना जाता है कि जब कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता है तो उसके लिए वो इनाम जारी किया जाता है, मफरूर होने का जो है ऐलान किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आगे एक बात और बता दूं, अतीक अहमद के घर में उनके छोटे भाई भी हैं, मोहम्मद अशरफ, वो भी मफरूर मुलजिम है और साबिक एमएलए हैं वो। तो इस घराने पर जो एक तरह का पुलिस का और सीबीआई का ये एक बड़ा पुराना रिकॉर्ड रहा है। तो मोहम्मद अशरफ जो खालिद अजीम के नाम से भी जाने जाते हैं, वो भी मफरूर हैं और पुलिस उनकी तलाश में है। अब इनके बेटे पर यहाँ मैं एक चीज बता दूं कि मोहम्मद उमर पर ये तकरीबन कोई इससे पहले कोई बड़ा केस नहीं दर्ज हुआ था और अभी इनकी ज्यादा उम्र भी नहीं है। ये एलएलबी इन्होंने कंप्लीट किया है अभी हाल में। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकी जो दूसरी जनरेशन है अतीक अहमद की, उन पर ये पहला मुकदमा है उनके बेटे पर जो लगा है, ये संगीन मुकदमा लगा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रवायत रही है इस घर में इस तरह के लोगों पर मुकदमा दर्ज होने की। तो उनके बेटे को अभी शामिल कर लिया गया, एक मफरूर मुलजिम करार दिया गया है। सीबीआई की तरफ से उनपे 2 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर किया गया है। यकीनन अतीक अहमद और उनके बेटे के लिए ये बहुत बड़ा जो है तो एक क्राइसिस है और वो इस तरह से किस तरह से बाहर निकलते हैं ये देखने वाली चीज है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक इस तमाम जानकारी के लिए। तो
तो नाज़रीन एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद से। साबिक एमपी अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के खिलाफ सीबीआई ने जारी किया इनामी पोस्टर। सीबीआई कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। सीबीआई ने 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर भी किया है ऐलान। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद सीबीआई उमर को गिरफ्तार करने में रही है नाकाम। बारामूला पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। मिलिटेंट को तापर क्रॉसिंग पर एक नाके लगाकर गिरफ्तार किया गया। मिलिटेंट की शिनाख्त हमरे के जुनैद फारूक पंडित के तौर पर की गई है। डीआईजी शुमाली कश्मीर सुलेमान चौधरी ने बताया कि जुनैद के नकलो हरकत के ताल्लुक से खुफिया जानकारी पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई की और इसे गिरफ्तार किया। इन्होंने कहा कि जुनैद के मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस होने की जांच की जा रही। गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट जून 2019 से सरगर्म था। गुज़िश्ता साल 10 जून को जुनैद के गन के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। डीआईजी ने बताया कि गिरफ्तार मिलिटेंट के कब्जे से एक चीनी साख पिस्तौल, 2 मैगजीन और कारामद कारतूस समेत दीगर असलहा भी बरामद किया गया है। पर एक जॉइंट नाका जो है डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने लगाया, जिसमें हमारे यहाँ की जो आर्मी की लोकल यूनिट 29 आरआर की और 176 की जो है सीआरपीएफ की लोकल यूनिट और बारामूला पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो है वो नाका लगाया गया और तापर एरिया में जो है इसको अप्रीहेंड किया गया। और इसकी डिटेल्स है जुनैद फारूक पंडित आरो हमरे का रहने वाला है ये बंदा। तो इसने जो है 9 जून को इसने जो है हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट जो है वो ज्वाइन की थी। इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है कि नॉर्थ साइड में तो इसकी मूवमेंट थी क्योंकि यहाँ का लोकल रहने वाला था। और कुछ ये भी इन्वेस्टिगेशन में अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इसकी जो है ये बीच में कभी है साउथ कश्मीर की तरफ भी ये गया है। अभी जो टोटल फिगर जो है वो 19 की थी, लेकिन अभी इसके अरेस्ट होने के बाद जो है हमारी टोटल फिगर जो है वो 18 है। मुज़ाकरातकार साधना रामचंद्रन आज तनहा शाहीन बाग पहुंची। साधना ने मुजाहिरीन से बातचीत की। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन ने साधना के सामने 7 शर्तें रखी। मुजाहिरीन का कहना है कि एक साइड का रोड खुलने की सूरत में लोगों की सलामती की गारंटी दी जाए और ये गारंटी सुप्रीम कोर्ट दे। पुलिस पर लोगों को भरोसा नहीं। लोगों का कहना है कि शाहीन बाग के जिन अफराद पर केस दर्ज हुए हैं इनको वापस लिया जाए। मुजाहिरीन का यह भी मुतालबा है कि शाहीन बाग में एहतजाज के लिए जगह मुख्तस की जाए। मुसालहतकारों और शाहीन बाग के मुजाहिरीन के दरमियान गुफ्तगू का अब तक कोई खातिरख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ है। हमारे भी तो यही मांग थी ना से वापस ले लो, हम उड़ जाएंगे। जब हमारी मांग पूरी ना हो जब कैसे उड़ जाएंगे हम। दादी जी से सबसे कहा जा रहा है कि रोड पे परेशानी हो रही है लोगों को, रोड नहीं खुल पा रहा है। पुलिस की तरफ से बोलते तो रोड का हमारा कहता है एम्बुलेंस भी लगाए, पुलिस की गाड़ी निकले, स्कूल वाले बच्चों की गाड़ी निकल रही है, स्कूटी निकल रही है और मोटरसाइकिल निकल रही है। हमारे में सब दिल्ली पुलिस नहीं लगा रखा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तानी अदालतों के कुछ अहम फैसले आलमी सतह पर बहस का मौजू बने हैं, लेकिन मुल्क के 1 अरब 30 करोड़ की आबादी ने इन फैसलों को तहे दिल से कबूल किया है। दिल्ली में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम का अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। भारतीय की न्यायपालिका पर अगाध आस्था है। साथियों, हाल में कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा थी। फैसले से पहले अनेक तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन हुआ क्या? 130 करोड़ भारतवासियों ने न्यायपालिका द्वारा दिए गए इन फैसलों को पूरी सहमति के साथ स्वीकार किया। हजारों वर्षों से भारत न्याय के प्रति आस्था के इन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि इस वक्त एक बड़े मेहमान हमारे मुल्क में आ रहे हैं, इसलिए सियासी जमातों को चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां ना करें, बल्कि अच्छे मुल्क के अच्छे मेजबान की तरह ट्रंप का इस्तकबाल करें। छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजों में विशाल हृदय दिखाना चाहिए। और आज एक ऐसा ही समय है जब देश में अतिथि आ रहे हैं, जब देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं,
उस समय हम भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बनके एक दूसरे की खिंचाई करें, एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोलें, यह देश को एक अच्छे तरह से प्रेजेंट नहीं करता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे क्योंकि हमारी सरकार है, आज एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं, सरकार सबकी होती है, चाहे वो किसी को भी कोई वोट करे। हम इतना कहना चाहेंगे छोटी राजनीति ना करे और द इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द यूएस एज टू whom they invite or whom they don't invite। जहां तक हम समझते हैं कि हमारी सरकार किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं इनवाइट करना है। हम इस तूतू मैमे में पड़ना नहीं चाहते हैं, हम सबको स्वागत करना चाहिए। बिहार के बोधगया में गरीब खानदान के बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगते थे, लेकिन अब इनकी ख्वाहिशें बदल गई हैं। अब ये बच्चे भीख मांगना छोड़कर हिंदी, अंग्रेजी और तिब्बती जबान की पढ़ाई कर रहे हैं। गरीब बच्चों को भीख मांगना और भट्टियों में काम ना करना पड़े, इसलिए समाजी कारकुन रामजी माझी सबको तालीम दे रहे हैं। रामजी माझी की इस क्लास में पढ़ने की सिर्फ एक शर्त भीख ना मांगने की है। गुरु का मतलब है कि अंधेरे में से हमको रोशनी को निकालना है, रोशनी जगाना है। हिंदी, इंग्लिश और जो विदेशी इंग्लिश है, तिब्बती लैंग्वेज को हम पढ़ाते हैं। नया प्रयास करते हैं तो वाकई यहाँ तक सफल न होते हैं और ये कहीं न कहीं बकरी चरा रहे होंगे या शुगर चरा रहे हो। मुल्क में पहली बार आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर फ्री प्लेटफॉर्म टिकट पाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की गई है। मुहिम के तहत अगर किसी को मुफ्त में प्लेटफॉर्म टिकट पाना है तो इसके लिए इसे 30 मरतबा कसरत करनी होगी। कदीम हिंदुस्तानी तरीके कसरत उठक बैठक को मशीन के साथ मुंसलिक कर दिया गया। अगर कोई शख्स मशीन पर 30 मरतबा उठता और बैठता है तो उसे मशीन मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट देती है। देश के पहले आनंद विहार स्टेशन पर उठक बैठक लगाने पर अब आपको प्लेटफॉर्म का 10 रुपए वाला टिकट मुफ्त मिलेगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि 3 मिनट में आपको जो पैरामीटर है उसको पूरा करना होगा और उसके बाद ही ये टिकट आपको मुफ्त मिलेगा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक स्क्वेट काउंटर लगाया गया है, जहां पर आप 30 दंड बैठक लगाएंगे तो आपको प्लेटफॉर्म का टिकट मुफ्त मिलेगा। जी हाँ, आपको अपनी फिटनेस को पहले यहाँ पर जताना होगा, बताना होगा कि आप कितने फिट हैं और उसके बाद ही आपको ये टिकट मिल पाएगा। आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि ये वो मशीन है जिसके सामने खड़े होकर यहाँ पर फुटमार्क बने हुए आप सामने देखेंगे। स्टैंड हेयर, यहाँ फुटमार्क पर आपको खड़ा होना है और 3 मिनट के अंदर आपको दंड बैठक जो करना है यानी यहाँ पर करने हैं और 180 सेकंड के अंदर 30 का स्कोर करना है। जैसे ही ये 30 का स्कोर आपका पास होगा, यहाँ से टिकट आपका निकल जाएगा, तो वो मुफ्त 10 रुपए का टिकट मिलेगा। रेलवे ने ये जो मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शुरू किया है। जानकारी भी यहाँ पर पूरी तरीके से साफ तौर से लिखी है। फिट इंडिया दंड बैठक मशीन, यात्री को मशीन के सामने बने पद चिन्हों पर खड़ा होकर 30 बार दंड बैठक करने पर फ्लीट प्लेटफॉर्म का जो टिकट है वो मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि किसी भी तरीके के जो बीमार व्यक्ति हैं या किसी तरीके की किसी को समस्या है वो लोग यहाँ पर ना खड़े हो। तो ये सबसे अच्छी बात है, रेलवे ने जो शुरुआत की है कि फिट रहेंगे तो टिकट भी मुफ्त मिलेगा। देश का ये पहला ऐसा स्टेशन है जहाँ पर इस तरीके की मशीन लगाई गई है और आने वाले समय में रेलवे अन्य जगहों पर भी इस तरीके की मशीन लगाने की प्लानिंग कर रहा है। तो अगर आपको 10 रुपए वाला टिकट मुफ्त चाहिए तो आप आइए और अपने आप को फिट यहाँ पर बताइए। अगर आप फिट होते हैं तो आपको 3 मिनट के अंदर 10 रुपए का प्लेटफॉर्म का टिकट मिलेगा। तो तमाम जो लोग हैं अब वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि 10 रुपए का टिकट अगर किसी को मिल रहा है और फिट होने का मौका भी मिल रहा है तो वो क्यों उसको छोड़ेगा। तो हमने भी इसकी शुरुआत की और शुरुआत में हमने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से दंड बैठक करनी है। मशीन भी यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। कुछ लोग भी हैं, हम उन्हीं से बात कर लेंगे, वो रेलवे से ही जुड़े लोग। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि समाजी कारकुन सैयदा हमीद भी आज शाहीन बाग पहुंची थी। हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने इनसे खास बातचीत की। रोल सुप्रीम कोर्ट के जरिए इंटरलोकेटर बनाई गई साधना रामचंद्रन आज शाहीन बाग पहुंची थी। उनके साथ प्लानिंग कमीशन की साबिक मेंबर सैयदा हमीद साहब भाभी वहां पर पहुंची थी, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, वहां 2 घंटे से ज़्यादा की आप लोग की बातचीत रही, क्या लगा आपको वहां पर, क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं वहां किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं गई थी, मैं तो यहाँ की इसी एरिया की रेजिडेंट हूँ, इसी कैपेसिटी में गई थी। तो हम चाहते हैं कि इसका कोई कारगर नतीजा निकले। तो
उन्होंने अपनी डिमांड्स पेश की, वहाँ के जो ख़वातीन थी, और ज़ाहिर है ये पूरा ख़वातीन से इंटरेक्शंस था, तो पूरा एक फेमिनिन ग्रुप था, तो उन्होंने 7 डिमांड्स अपनी रखी, जिसमें मेजर डिमांड ये है कि अगर एक्सेस रोड को देते हैं तो उनको फुल सिक्योरिटी की गारंटी सुप्रीम कोर्ट दे, और ऐसी गारंटी दे कि जो पुलिस पे से भरोसा उठ चुका है वो उसको, इसलिए पुलिस को तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, तो किस तरह की गारंटी दे कि जिसमें आयरन क्लैड जिसे कहते हैं वो हो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जितने केसेस दायर किए गए हैं नौजवानों पे, और जिस तरह की उनके साथ बदअखलाक़ी हुई है, हेट स्पीच हुई है, इसका पूरे तौर से इन्वेस्टिगेशन हो और उनको सबको विड्रॉ किया जाए, ये एक और डिमांड थी। और तीसरी बात ये थी कि शाहीन बाग अब एक सिंबल बन चुका है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी सिंबल बन चुका है, तो इसको एक परमानेंट सिंबल बनाने के लिए कई सुझाव आए। एक ये भी सुझाव है कि उसको वहाँ से ना हटाया जाए, मगर एक स्पेस उनके लिए क्रिएट की जाए कि जिसमें हमेशा के लिए वो एक प्रोटेस्ट साइट बन जाए, जैसे और ममालिक में होता है कि कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे लंदन में हाइड पार्क है, वहाँ सारे प्रोटेस्ट वहाँ होते हैं, तो ये भी एक उसमें ये सुझाव भी आया। तो इसी तरह से ये कुछ थोड़ा सा मामला कॉन्क्रीट की तरफ बढ़ा है। सबसे मोटी बात ये है कि ये बात क्लियर कर दी गई कि इस वक्त जो मीडिएटर्स आए हैं वो आए हैं इस लिमिटेड मुद्दे पे, क्योंकि सड़क का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है। CAA और वो सारे विड्रॉल ऑफ द CAA ये बाद में आएगा, जब आएगा उसकी तारीख पड़ चुकी है, तो तब वो डील होगा, तो कंफ्यूज ना किया जाए उसको। अगर हमने वहाँ जो देखा, जिस तरह से बातचीत भी हुई, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि CAA पर काफ़ी बातचीत होनी चाहिए, उसको उनकी फीलिंग क्या आपने महसूस की कि CAA को लेकर के या NPR NRC को लेकर के वो क्या सोचते हैं? वो तो बिल्कुल इसके कहते हैं सब विड्रॉ कर लिया जाए, NRC NPR और CAA सब विड्रॉ कर लिया जाए, ये तो बिल्कुल क्लियर उन्होंने ये बात रखी। मगर इसमें ये भी है कि जब मतलब जो बेंच का फैसला होगा वो तो उसी पे होगा ना, जो मुद्दा उनके सामने है। ये जो मुद्दा है CAA का, ये इसमें कोई 170 के करीब पिटिशंस हैं, तो होते होते उसको 8-9 महीने लग सकते हैं। तो इतना पावर होना चाहिए कि 8-9 महीने तक इसको सस्टेन करें, तो इस तरह से करें कि जिसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, सस्टेनेबल है। इन हालात में सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि ठीक है, आप होम मिनिस्ट्री का काम है, ये सरकार का काम है, वी डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट, या सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि हाई कोर्ट के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट अपनी हिमायत कर सकता था, उसको सस्टेन कर सकता था, नहीं किया उसने। तो एक तरह से एक कदम आगे बढ़ा है। अब एक कदम हम आगे बढ़ाएं, और हम ये कदम आगे बढ़ाएं कि हम कहें अच्छा, हम एक सड़क का एक हिस्सा खोलने को तैयार है, मगर हमारी कुछ शराइत हैं। जिस तरह से 7 बड़ी मेजर डिमांड ये लोग लेकर आए हैं, आप लोग के सामने रखी भी हैं, क्या आपको लगता है कि ये पूरी होने लायक हैं और ये हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से, जिस तरह से वो लोग रिटर्न में एक तरह का आश्वासन मांग रहे हैं? ये तो मैं तो यही समझती हूँ कि उनकी ये लेजिटिमेट डिमांड है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी एक दाव पे लगा रहे हैं। अगर सिक्योरिटी नहीं हुई तो जिस तरह से लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है जामिया में और शाहीन बाग में, वो क्यों नहीं रिपीट हो सकती वहाँ भी। तो ये अगर इसको, तो अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस कदर आयरन क्लैड फैसला करना चाहिए, पर आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये तो मीडिएटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है। शायरी हो या अफसाना, उर्दू ज़बान ने अदब के हर शोबे में अपनी मिठास का असर छोड़ा है। ये ज़बान किसी ख़ास फ़िरके और तबके तक महदूद होकर नहीं रही। मौजूदा दौर में हमारे मुल्क में गरचे उर्दू ज़बान में आला तालीम का फुकदान रहा, लेकिन मगरबी मुल्कों में ये ज़बान फल फूल रही है। दुनिया भर में उर्दू की नई बस्तियाँ कायम हो रही हैं। अमेरिका, बरतानिया, जापान, ईरान, मॉरिशस व बांग्लादेश में इस ज़बान के पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ज़ुबान यानी लैंग्वेज, ये वो चीज़ है जो बच्चा अपनी माँ की गोद में सीखता है।
दुनिया भर में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती है। हर ज़ुबान अपनी मिठास और शीरनी के लिए एक दूसरे को मतवज्जा करती है। कुछ ऐसा ही हाल उर्दू ज़ुबान के साथ भी है। उर्दू ज़ुबान ने दुनिया भर में अपनी अहमियत का लोहा मनवाया है और अपनी मिठास और शीरनी के लिए एक दुनिया के तमाम लोगों को मतवज्जा किया है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही ख़ास मेहमान हैं जो जापान से आए हैं, मॉरिशस से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं और अपने अपने मुल्कों में अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं। लेकिन जब बात उर्दू की आती है तो इनके चेहरे की चमक, इनके बोलने का अंदाज देखने के लायक होता है। हम सबसे पहले अपने ख़ास मेहमान जो जापान से आए हैं उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर काथा ओको जो जापान में उर्दू ज़ुबान पर बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी उन्होंने तर्जुमे किए हैं और आज जापान की 3 यूनिवर्सिटियों में उर्दू ज़ुबान पढ़ाई जाती है, उर्दू की तालीम दी जाती है, जहां प्रोफेसर काथा ओको क्लास भी लेते हैं। हम आपसे बात करेंगे। आपने उर्दू सीखी तो उसकी वजह क्या थी और जब आप सीखे तो आपको कैसा लगा और फिर क्यों आपने उर्दू का दायरा वसी किया जापान में अपने तौर पर, जो अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं? तो मेरी बात अच्छी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के सबसे पहले अफसाना पढ़ा तो उस अफसाना कृष्ण चंद्र लिखा है, ये मुझे बहुत मुतासर हुआ। उस वजह से आजकल भी करता हूँ, पढ़ता हूँ। और उसके बाद कृष्ण चंद्र, मंतो, गालिब, फैज, इकबाल ऐसा करता हूँ। तो आजकल ज़्यादा इकबाल करता हूँ। कालिदास गुप्ता डिजा ने एक किताब लिखा था, उसकी वजह से उससे पता चलता है कि गालिब की दीवाने गालिब तो मेरे घर में 7% ज़्यादा टीसर के पहले लिख चुके हैं। हाँ बिल्कुल, फ्रांस के बोदोलेर चीतला है, बोदोलेर भी गालिब से एक ही ज़माने जिंदा रहते थे। मीठी ज़ुबान है, शीरी ज़ुबान है। आप मॉरिशस में होते हैं, उर्दू में काम करते हैं, ख़ास वजह क्या है? आपने कहा कि मीठी ज़बान शीरी ज़बान है। इसी ज़बान ने तो दुनिया के सभी लोगों को शीर व शक्कर किया है, क्योंकि ये ज़बान जो है मोहब्बत का पैगाम देती है, मोहब्बत का पैगाम देती है। और आप देखेंगे कि इस ज़बान में अगरचे हम कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन जो बड़े अदीब हैं, मिसाल के तौर पर प्रेमचंद, वो मुस्लिम नहीं थे। और अभी आपने जैसे कहा किशन जी 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 हाँ जी हाँ जी, और वो भी हाँ जाहिर सी बात है। यानी उर्दू में बेशुमार ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, यानी मैं समझता हूँ यानी सभी लोगों को मालूम है उर्दू के बहुत नामवर शायर हैं। लेकिन इसके बावजूद यानी इस ज़बान ने यानी शीरीन ज़बान इस वजह से है क्योंकि इस ज़बान ने हिंदुस्तान क्या बल्कि बड़े सग़ीर हिंदो पाक की फसीलों को छोड़कर दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है। और मैं आपको बताऊं कि ये ज़बान जब भी लोगों ने हिंदुस्तान से हिजरत की है तो इस ज़बान ने उन लोगों के साथ हिजरत की है। और इसी की बुनियाद पे आज मॉरिशस जैसे छोटे से जजीरे में 12 लाख लोगों की आबादी है, लेकिन उर्दू वहाँ भी यानी आज से 200 साल पहले पहुँची हमारे आबा व अजदाद के साथ। आज उर्दू ज़बान जो है वो न सिर्फ मजहबी बातों को समझने के लिए एक ज़रिया है, बल्कि मैं समझता हूँ तफरीही मैदान में भी उर्दू एक कदम आगे है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हिंदी सिनेमा की मादरी ज़बान उर्दू है, क्योंकि अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो आप हिंदी सिनेमा को भी नहीं समझ सकते। आपके जो नज़रिया पेश करते हैं वो बाज़िया कहते हैं कि मुसलमानों की ज़बान है ना, ये दुरुस्त नहीं है, ये सब मिल्लत की है, हिंदू मुस्लिम सब कुछ के लिए है। अगर कोई उर्दू ज़बान नहीं जानते हैं वो गालिब से, अल्लामा इकबाल से, अमीर खसरू से महरूम रहते हैं। कैमरामैन पिंटू के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना वायरस चीन से निकलकर दुनिया भर में फैलता जा रहा है। इस वायरस के जद में आकर इटली में एक शख्स की मौत हो गई और अब ये वबा चीन की जेलों में भी पहुंच गई है। चीन में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।